प्यारे बच्चों, मैं गौरव कुमार आपका हमारे इस YouTube चैनल भावना एजुकेशन हब पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आपको यूपीएससी सीसेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और हमने उसमें अपना नया चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जिसे हम बोलते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, शुरू किया था। उसे कंटिन्यू करते हैं। हमने अब तक जो नंबर सिस्टम में पढ़ा है वो है आपका यूनिट डिजिट, इकाइकांक, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम और डिविजिबिलिटी रूल। और जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इन चैप्टर से आए हैं वो सारे के सारे हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किए हैं, और जितने संभावित क्वेश्चंस उन पर बन सकते थे वो सारे मैंने आपको कराए हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। और इस वाले चैप्टर में सन 2023 में जितने क्वेश्चन आ रखे थे वो सारे के सारे मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं, और जितने क्वेश्चंस इस पर बन सकते थे वो मैंने सारे बना के आपको इसमें कराए हैं। तो आज जो हम करेंगे 2022 में पूछे जाने वाले यूपीएससी द्वारा इस चैप्टर के सारे सवाल, और जितने क्वेश्चंस उन पर बन सकते हैं वो सारे सवाल हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। देखिए, let p be a two-digit number and q be the number consisting of same digits written in reverse order. If p into q is equal to 2430, then what is the difference between p and q? माना p एक दो अंक की संख्या है और q विपरीत क्रम में लिखी गई समान अंकों वाली संख्या है। यदि p गुणा q बराबर 2430 है तो p और q के बीच का अंतर क्या है? प्यारे बच्चों, सवाल अगर ये आप बेसिक से बनाओगे तो आपका एग्ज़ाम में 5-10 मिनट ये खर्च करने वाला है, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से बनाओगे तो ये सवाल आपका 15-20 सेकंड में हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक नंबर है 2 डिजिट का, 2 डिजिट नंबर। देखो, 2 डिजिट का नंबर हम कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई। जहाँ पर जो मेरा y है ये तो मेरा इकाई का अंक है और x क्या है? मेरा दहाई का अंक। तो इसने कहा कि एक नंबर है p, वो है मेरा 10x प्लस वाई, और एक मेरा नंबर है q, वो इसका रिवर्स है, यानी वो क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। और इसने कहा कि p इंटू क्यू इज इक्वल टू 2430 है, यानी कि 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई और 10y प्लस x की जो वैल्यू है वो मेरी कितनी है? 2430। और अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई में कुछ रिलेशन बना के इनको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे 5 से लेकर 10 मिनट खर्च होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसको ट्रिक से बनाऊँ तो देखिए आप इसको कैसे सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसने कहा कि जो p है अगर उसकी मल्टीप्लाई में q में कर दूँ तो मुझे कितना मिलने वाला है? 2430। यानी कि मेरे पास कोई दो नंबर है p और q, और वो रिवर्स ऑर्डर में है, यानी कि अगर एक नंबर 51 है तो दूसरा कितना है? 15। अगर एक नंबर 16 है तो अगला नंबर क्या है? मेरा 61। तो मुझे 2430 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो आपस में क्या हो? रिवर्स हो। तो इसको काटना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, देखना इसको, ये 2 4 3 0, इसकी जो ये नंबर है इसकी जो संख्याओं का योग है वो कितना है? वो 9 से कटता है, यानी संख्या 9 से कटने वाली है। तो 9 इंटू 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 0 0। मैं 270 को 6 से काट सकता हूँ, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी कि जो 2430 है इसके मेरे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, एक तो 54 और गुना 45। तो आप देखना है कि जो 54 है वो रिवर्स ऑर्डर में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 45। यानी मैं कह सकता हूँ अगर p मेरा 54 है तो मेरा q कितना हो जाएगा? 45। अगर मेरा p 45 है तो मेरा q कितना हो जाएगा? 54। तो मुझे क्या बताना है? इन दोनों जो ये अंक हैं 54 और 45, इसमें कितना अंतर है? तो अंतर कितना है मेरा? 9 का। तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 9। तो मात्र आप 10-15 सेकंड में इस क्वेश्चन के फैक्टर करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी ऐसा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर।
P गुणा Q कैन बी एन odd नंबर, Q अपॉन P कैन बी अ प्राइम नंबर, P प्लस Q कैन बी अ प्राइम नंबर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। प्यारे बच्चों, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, तो कैन बी वाले में आपको मैंने एक बात बताई थी कि आप नंबर खुद से मान लीजिए। जैसे P है, P मेरा प्राइम नंबर है, तो मैं P क्या मान लेता हूँ, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 11 भी हो सकता है। और Q क्या है मेरा, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होता है जो जिसके दो से ज़्यादा क्या होते हैं, फैक्टर्स। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12। ये मेरे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर P और Q के साथ कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड है, प्लस है। अगर मैंने इसमें से एक भी सेटिस्फाई करा दिया तो मेरा कैन भी मेरा सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला कहता है कि P गुणा Q कैन बी एन ओड नंबर। अगर मैं P की मल्टीप्लाई Q में कर दूं, क्या मुझे एक ओड नंबर मिल सकता है। तो मेरा P कितना है, 3, और Q कितना है मेरा 9। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 9 में कर दूं, 3 गुना 9, तो 9 दिया कितने होते हैं, 27, और 27 क्या है मेरा, एक ओड नंबर। यानी पहली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो जहां जहां मेरी पहली स्टेटमेंट सही है वो मेरे आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है। दूसरी स्टेटमेंट, Q अपॉन P कैन बी ए प्राइम नंबर, कि अगर मैं Q को मैं P से भाग कर दूं, क्या मुझे प्राइम नंबर मिल सकता है। तो अगर मैं 9 को, अगर Q में 9 मान लूँ और P को मैं 3 मान लूँ, तो 9/3 कितना होता है मेरा, 3। और 3 क्या है मेरा, प्राइम नंबर। यानी दूसरी जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। तो दूसरी और पहली और दूसरी सिर्फ एक ही ऑप्शन में नहीं, पहली और इसमें भी है और इसमें भी है, तो मुझे तीसरी भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल यूपीएससी का है, ऐसे वो छोड़ने वाला नहीं है। P प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, क्या P प्लस क्यू एक प्राइम नंबर हो सकता है। अगर मैं दो को, तो P को अगर मैं 2 मान लूँ और Q को मैं 9 मान लूँ, और 2 + 9 कितने होते हैं मेरे, 11। और 11 क्या है मेरा, एक प्राइम नंबर। तो बिल्कुल हो सकता है। यानी मेरी तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। प्यारे बच्चों, सवाल में थोड़ा सा करेक्शन है। द सम ऑफ 3, यहाँ पर होगा 3, THREE, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3। The sum of three consecutive integers is equal to their product. How many such possibilities are there? 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं। इसको करते हैं हम सॉल्व। देखो, अगर मुझे लिखने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर मेरा इंटीजर 1 है, अगला कितना होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा मेरा, 3 होगा। तो अगर मैं इंटीजर 1 मान लूँ x-1, एक मान लो, तो अगला क्या होगा x, और इससे अगला क्या होगा x+1। इसने कहा कि जो तीनों का सम है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, अगर मैंने जोड़ दूं तो कितना आएगा, देखो x-1 प्लस x और प्लस x+1, ये किसके बराबर है, इनके गुणनफल के, x, x-1 और x+1। तो यहाँ से मुझे बताना है कितनी पॉसिबिलिटी, ऐसी ऐसी कितने नंबर पॉसिबल हैं जो इसे सेटिस्फाई करते हैं कि उनका अगर मैं योग कर दूं तो मुझे किसके बराबर मिल जाएंगे, उनके प्रोडक्ट के। तो 1 से 1 कटेगा, यहाँ से 1 से कैंसिल, तो 3x इज इक्वल्स टू x, a-b क्या होता है, a² - b², x² - 1। तो 3x इज इक्वल टू x³ - x। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा x³ है -4x, वो किसके बराबर है मेरा, 0 के। अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, x² - 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई, एक तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अगर मैं x²
एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 पुट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी +-2। यानी एक मेरे पास x की वैल्यू कितनी है -2 और एक x की वैल्यू कितनी है मेरे पास +2। यानी मेरे पास x की टोटल 3 वैल्यूज़ हैं। अगर मेरे पास x की टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, अगर मैं पहले 0 पुट करूँ, अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करूँ तो मेरे पास कंडीशन बनेगी -1, 0 और 1। तो पहली पॉसिबिलिटी मेरे पास ये बनेगी। तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखो अगर मैं इनका सम करूँ -1 +0 और +1 तो इधर 0 आ जाएगा। देखो अगर ऐसे करें -1 +0 और +1 -1, 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास दोनों तरफ क्या बन जाएगा 0 बराबर 0। तो x = 0 पर मुझे सेटिस्फाई कर रहा है मेरी कंडीशन द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर मैं x = -2 रख दूँ, अगर यहाँ पर मैं -2 रख दूँ तो यहाँ पर -3 आएगा, -2 और -2 + 1 -1। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि -3 -2 और -1 इज इक्वल टू -3 -2 -1 और यहाँ पर -6 बराबर -6। यानी x = -2 पर भी मेरी पूरी कंडीशन फॉलो करती है। अगर मैं x = 2 रख दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। यानी 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 गुना 2 गुना 3, तो 6 बराबर 6। तो ये जो कंडीशन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो पॉसिबिलिटीज भी कितनी बनेगी 3, ओनली 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। यूपीएससी 2022 का सवाल है। 0.xy, ये दशमलव नहीं है, ये डिनोट करता है कि आपको 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं। ये नंबर कैसा है, ये आपका 2 डिजिट का कोई नंबर है, ये कोई 2 डिजिट का आपका नंबर है। कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन ये है कि इसकी एक तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है और कोई भी डिजिट 0 नहीं है। तो नंबर लिखने में 2 डिजिट के, तो प्यारे बच्चों जो 2 डिजिट का नंबर होगा 10 से लेकर कहाँ तक होता है 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक के जो नंबर हैं वही क्या होंगे मेरे 2 डिजिट के होंगे। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तो वो कैसे निकलती है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस और +1। तो ये टोटल 90 ही नंबर है। यानी 10 से लेकर 99 तक टोटल जो नंबर हैं वो कितने 90 हैं। लेकिन इसमें कौन से नंबर काउंट हो चुके हैं, क्योंकि मुझे जो नंबर लेने हैं ना तो उसमें 0 होनी चाहिए, ना ही कोई डिजिट रिपीट होनी चाहिए। यानी कि ना तो मैं 10 ले सकता, ना मैं 20 ले सकता, ना मैं 30 ले सकता और ना मैं 90 ले सकता। ऐसे ऐसे मेरे पास 9 नंबर हैं जो मुझे इसमें से बाहर करने पड़ेंगे। और मैं क्या नहीं ले सकता, जो डबल डिजिट वाले नंबर है, जैसे 11 नहीं ले सकता मैं, 22 नहीं ले सकता, 33 नहीं ले सकता और 99 भी नहीं ले सकता। तो 9 नंबर मेरे ये हैं, यानी 9 और 9 18, यानी जो 90 है इसमें वो 18 नंबर इंक्लूड हैं, तो वो कर दूंगा मैं माइनस। यानी इस फॉर्म के नंबर कितने बन जाएंगे मेरे पास 72, और 72 मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, लेट ए बी एंड सी represent distinct non-zero digits. Suppose x is the sum of all possible 3-digit numbers formed by a, b and c without repetition. Consider the following statements. The 4-digit least value of x is 1332. The 3-digit greatest value of x is 888. Which of the above statement is correct? मान लीजिए कि ए बी और सी अलग अलग गैर शून्य अंकों का प्रतिनिधि करते हैं। माना जाता है कि x बिना दोहराव के ए बी और सी द्वारा बनाई गई सभी संभावित 3 अंक की संख्याओं का योग है। ए बी सी कुछ नंबर्स हैं जो रिपीट नहीं होंगे और ना शून्य होगा,
और उनसे बनने वाले जितने भी 3 डिजिट के नंबर हैं वो आपको सारे जोड़ने हैं, और वो जोड़ने के बाद आपके पास आएगा x। तो आपको बताना है कि x का कम से कम जो मान होगा वो 1332 होगा, और दूसरा बताना है कि जो बड़े से बड़ा मान होगा वो 888 होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि 4 डिजिट का कम से कम मान 1332 और 4 डिजिट का अधिक से अधिक मान 888 होगा। तो इसको करते हैं सॉल्व। यानी आपको 3 नंबर लेने हैं और उनसे जितनी संख्या बनेंगी वो जोड़नी है, और ये चेक करना है कि क्या वहाँ से 4 डिजिट का जो सबसे न्यूनतम मान आएगा सम, वो 1332 आएगा। देखो जो मेरी सिंगल डिजिट के नॉन जीरो नंबर है वो कौन से हैं? एक तो एक है, एक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः, सात, आठ और नौ। मुझे कोई भी 3 नंबर उठाने हैं और उनको जोड़, उनके जितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उनको जोड़ने हैं और उनका सम करना है, और मुझे बताना है कि जो 4 डिजिट का मेरा कम से कम सम होगा वो मेरा 1332 होना चाहिए। तो अगर मुझे मेरा योग है जो कम से कम चाहिए तो मुझे नंबर भी छोटे से छोटे उठाने पड़ेंगे, और छोटे से छोटे नंबर कौन से? एक तो एक है, एक दो है और एक तीन है। यानी मुझे एक को, दो को और तीन को लिखना है जितनी बार मैं लिख सकता हूँ, जितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, फिर मुझे वो जोड़ने हैं और मुझे देखना है कि क्या कम से कम उनका सम 1332 है। तो यहाँ पर एक दो तीन से मैं कितने नंबर बना सकता हूँ? 3 का फैक्टोरियल, यानी 3 गुना 2 गुना 1, यानी टोटल 6 नंबर मेरे बनने वाले हैं। तो वो 6 नंबर कौन से होंगे? देखिए प्यारे बच्चों, एक तो बनेगा 1 को फिक्स कर दो, 1 2 3 और 1 3 2, फिर 2 1 3 2 3 2, फिर 3 1 2 और 3 2 1। यहीं में तो 3 नंबर हैं जिनके आपको लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये वही नॉन जीरो डिजिट्स हैं जिससे आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है और सारे के सारे जोड़ने हैं, और उनका जो सम है वो x है, और आपको बताना है कि x का जो न्यूनतम मान होगा 4 अंकों का वो 1332 होगा। अब जोड़ के देख लेते हैं। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 और 2 3 2 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12, 3 2 312 3 2 1 3 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 123 132 213 231। 3 2 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12 और 1 13, 4 3 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13। तो 1332 इससे छोटा सम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 1 2 3 से छोटा कोई नंबर इसमें नहीं है। तो 1 2 3 सबसे छोटे नंबर हैं, तो उनसे ही सबसे छोटे नंबर्स बनेंगे। तो सबसे कम सम कितना आ सकता है मेरा? 1332। और इसने कहा था 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज 888। अगर मैं बड़े से बड़ा सम निकालना चाहूँ तो मेरा बड़े से बड़ा सम कहाँ आएगा? मेरा बड़े से बड़े नंबर पर, और मेरा सबसे बड़ा नंबर ही 987 बनेगा जो मेरा 888 से बड़ा है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या हो गई मेरी? गलत। तो इसका आंसर होगा मेरा कि पहली स्टेटमेंट ही मेरी सही है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, x is divided by 5, then the quotient is a single digit prime number. Statement 2, x is a perfect square. x का मान ज्ञात करें। आपको x का मान ज्ञात करना है। कथन एक कहता है x को 5 से विभाजित किया जाता है तो भागफल एक अंक वाली अभाज्य संख्या होती है। कथन दो, x पूर्ण वर्ग है। तो आपको x का मान निकालना है और ये देखना है कि आप क्या दोनों स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, या आप किसी भी एक स्टेटमेंट से निकालते सकते हैं, या आप एक भी स्टेटमेंट से नहीं निकाल सकते। इसने कहा कि अगर मैं x को 5 से डिवाइड करूं, यानी अगर मैं x को 5 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन आएगा
वो मेरा एक सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होगा। और सिंगल डिजिट प्राइम नंबर या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 या 15। अगर यहाँ x इक्वल टू मैं 5 रख दूँ, अगर यहाँ पर मैं 5 रख दूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 25। यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है, पहली अगर x की वैल्यू मैं 7 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पर 7 रख दूँ, क्वेश्चन मेरा 2 3 5 7 ही हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं 7 रख दूँ तो मेरा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। तो जो मेरी पहली स्टेटमेंट है वो कह रही है कि भाई x 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। लेकिन जो मेरी दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसमें सिर्फ 25 ही मेरा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो तो मेरी होगी 25, और मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। नेक्स्ट, let a, b and c represent distinct non-zero digits and y be the sum of all possible 3 digits which are divisible by 6. The least possible value of y is divisible by 3 and 37. The least value of y is 444. मान लीजिए कि ए बी और सी अलग अलग गैर शून्य अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और y सभी संभावित 3 अंकों का योग है जो 6 से विभाज्य है। पहला, y का न्यूनतम संभव मान 3 और 37 से विभाज्य है। y का न्यूनतम मान 444 है। प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है ये यूपीएससी 2022 में आया था। ये सेम ही सवाल मैंने आपके लिए बनाया है, ये वाला, ये देखो। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से लेकर 9 तक आपको डिजिट्स यूज करनी है, और इसमें से आपको सिर्फ 3 डिजिट यूज करनी है। और उन सभी 3 डिजिट, जो 3 डिजिट है आप उन सबको जोड़ना है, और वाई उनका क्या है, सम। लेकिन वो जो 3 डिजिट है वो प्रत्येक 6 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो अगर आपको द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, अगर वाई की आपको सबसे कम वैल्यू निकालनी है तो वो कहाँ निकलेगी, 1 2 3 पर। 1 2 3, और 1 2 3 से टोटल कितने नंबर बनेंगे, 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि संख्या 3 है, तो 3 गुना 2 गुना 1, यानी टोटल 6 नंबर बनेंगे। वो 6 नंबर देख लेते हैं कौन से बनते हैं। सबसे पहला 1 2 3, फिर 1 3 2, फिर 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, और 3 2 1। तो ये मेरे सारे नंबर्स हैं। तो लेकिन नंबर्स जो हैं वो 6 से डिविजिबल होने चाहिए। ये नंबर 6 से नहीं कटता। 6 से नंबर कटने के लिए संख्या का योग 3 से कटना चाहिए, और आखिरी का नंबर क्या कैसा होना चाहिए, इवन। ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, और ना ये कटेगा। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही नंबर हैं जो मेरे 6 से कटने वाले हैं। यानी मेरा नंबर क्या है, एक तो मेरा 132 संख्या है, और एक मेरी संख्या कितनी है, 312। और अगर इनका मैं योग कर दूंगा तो कितना होगा, 444। यानी कि जो मेरी स्टेटमेंट है, लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट नॉन जीरो डिजिट्स एंड वाई बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 6। पहले मुझे वो सारे डिजिट लिखनी है, पर मुझे कौन सी चाहिए जो सिर्फ मेरी 6 से कटती हूँ, और वो सिर्फ मेरी 2 डिजिट है, ये है और ये है, और मुझे इन्हें जोड़ना है, और वाई क्या है, इनका सम। यानी जो मेरा सम है वो कितना आ गया, मेरा 444। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 444 इज
द लीस्ट वैल्यू ऑफ y इज 444। तो मेरी सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब मुझे देखना है कि पहली स्टेटमेंट सही है, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, कि y का जो न्यूनतम मान आएगा वो मेरा 3 और 37 से विभाज्य है। अब आपको पता है कि जो 444 है ये 111 गुना 4 है, इसको बोलते हैं हम 444, और 111 का मतलब है 3 गुना 37, यानी 444 के फैक्टर क्या है, 3 गुना 37 गुना 4। तो जब 3 और 37 इसके फैक्टर्स हैं तो ये 3 और 37 से कटेगा, यानी इसकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज अ प्राइम नंबर एंड q इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, पर उसमें क्या था, सारे कैन भी थे, पर इसमें कुछ है विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, कैन बी एन इवन नंबर, कैन बी एन ऑड नंबर, यानी कैन वाली पॉसिबिलिटी भी है और आपकी श्योर वाली पॉसिबिलिटी भी है। तो p माइनस क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, p प्लस क्यू विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, p गुणा क्यू कैन बी एन इवन नंबर, और q भाग p विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, p मेरा प्राइम नंबर है, तो p को लिख लेते हैं हम 2 3 5 7 11। q मेरा कंपोजिट नंबर है, तो 4 6 8 9 10 12, और जो पॉसिबिलिटी है उनको सेटिस्फाई कराते हैं। p माइनस क्यू कैन बी एन ऑड नंबर, क्या p माइनस क्यू एक विषम संख्या आ सकती है? अगर p में से क्यों घटा दूं, देखो 5 में से अगर आप 4 घटा दो, 7 में से आप 4 घटा दो, अगर मैं p को 7 मान लूं और q को 4 मान लूं, अगर 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा, और 3 मेरा कैसा है, विषम संख्या है, यानी पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दो आंसर तो मेरे खत्म हो चुके हैं, ये भी खत्म और ये भी खत्म। या तो ए ऑप्शन होगा या डी होगा। तो अगर मैं थर्ड वाली चेक कर लूँ, अगर मेरी थर्ड वाली सही हो तो ये आंसर है, अगर थर्ड वाली गलत हो तो फिर मेरा यही आंसर है। तो अब मैं डायरेक्ट चेक करूँगा थर्ड वाली, p गुना क्यू कैन बी एन इवन नंबर, कि p गुना क्यू एक इवन नंबर है। p गुना क्यू, भाई 2 p ले लो और क्यू 6 ले लो, तो 6 दूनी 12 बिल्कुल है, यानी मेरी तीसरी स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। बाकी मुझे कुछ भी चेक करना ही करना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 consecutive integers is equal to its product. How many such possibilities are there if all the numbers are greater than 0? 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उसके गुणनफल के बराबर है यदि सभी संख्याएं शून्य से बड़ी हों, तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं। ये हमने क्वेश्चन अभी किया था, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। हमने एक नंबर माना था x माइनस 1, एक माना था हमने x, और एक माना था हमने x प्लस 1, और प्रोडक्ट क्या था, x माइनस 1 x प्लस 1, और यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आई थी कि एक्स क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0, जहाँ से मेरा x इक्वल टू अगर मैंने x कॉमन लिया था यहाँ से, तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू कितनी आई थी, 0। यहाँ से मेरा x इक्वल टू 0 आया था, एक प्लस 2 आया था और एक माइनस 2 आया था। इस बार इसने क्या कहा कि हाउ मैनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर इफ ऑल द नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, यानी मुझे सारे नंबर क्या लेने हैं, 0 से बड़े, यानी ना तो मैं ये -2 ले सकता और ना मैं क्या ले सकता, 0। तो मैं x की सिर्फ एक वैल्यू ले सकता हूँ, वो ले सकता हूँ 2। अगर मैं x की वैल्यू सिर्फ एक ही ले सकता हूँ तो मेरी जो पॉसिबिलिटी भी क्या बनेगी, सिर्फ एक, और वो क्या होगी, 1 2 और 3। तो अगर मैं 1 + 2 + 3 और 1 × 2 × 3 करूँ, तो मेरे पास आएगा 6 बराबर 6। यानी इसने कहा है कि x की सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो 0 और -2 बाहर हो जाएगा। अगर ये कहता है कि x की वैल्यू नेगेटिव लेनी है तो -2 लेते। बाकी सवाल आपके सामने है, यदि सभी संख्या शून्य से बड़ी हो, यानी किसी ने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली है, यानी आप ना तो 0 ले सकते और ना आप -2 ले सकते, क्योंकि नंबर क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी 0 भी इंक्लूड नहीं
कर सकते। तो सिर्फ एक ऐसी एक संभावना बनेगी जहाँ पर x की वैल्यू +2 सेटिस्फाई करेगी, जो कि मेरा 1 2 3 नंबर बनाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x x y वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। x x y के रूप की संख्याओं की संख्या क्या है जहां x और y अलग अलग गैर शून्य अंक है। देखो, x और y मेरा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 और 9 शून्य नहीं है। अगर x 1 हो जाएगा तो y 1 नहीं होने का, y क्या होगा मेरा 2, क्योंकि x और y क्या है, डिस्ट्रिक्ट नंबर है और जीरो नहीं है। तो अगर मैं x को 1 लिख लूँ तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा 1 1, तो मैं y को 1 नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि x और y क्या है मेरे अलग हैं। तो मैं पहला नंबर क्या लिखूंगा 1 1 2। फिर आप क्या लिखोगे 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9। तो ये नंबर कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल नंबर कितने हैं 8। उसके बाद जो आप नंबर लिखोगे, फिर यहाँ पर आप डबल टू लिखोगे 2 2 1। यार बच्चों, फिर आप 2 2 2 नहीं लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे 2 2 3 2 2 4। तो ऐसे करके ये भी नंबर कितने होंगे 8 होंगे। और ऐसे आप सारे नंबर तो लिखने से रहे, वरना पूरे एग्जाम में आप नंबर ही लिखते रह जाओगे। तो फिर यहाँ पर 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7, ये 8 और एक 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 लाइन्स बनेगी, जिसमें प्रत्येक में नंबर कितने होंगे 8। और 9 अट्ठे कितने होते हैं मेरे 72। और 72 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फॉर्म m n m where m and n are distinct non zero digits। इस बार क्वेश्चन कैसा है कि m n m है और m और n कैसे हैं, अलग अलग गैर शून्य संख्याएं हैं। तो पहले नंबर क्या हो सकता है, देखो 1 1 1 आप नहीं ले सकते, क्योंकि m n m, तो m और n बराबर नहीं हो सकते। तो आपकी मजबूरी है 1 2 1 लेना, क्योंकि यहाँ तो सेम ही रहना है। फिर आप क्या लोगे 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1। तो नंबर्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर होंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप लोगे 2 1 2। आप 2 2 2 नहीं लोगे, 2 3 2 लोगे। और ऐसे करके ये भी नंबर कितने होंगे मेरे 8 होंगे। और यहाँ पर ये लाइंस कितनी होंगी टोटल 9 होंगी। तो एक लाइन में सम 8 है, तो 9 लाइन में कितना होगा 9 अट्ठे 72। तो मात्र सेकंडों में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 72। नेक्स्ट, लेट m be a 2-digit number and n be the number consisting of the same digits written in reverse order. Find the value of m। m एक संख्या है और वो कैसे लिखी गई है, रिवर्स ऑर्डर में भी लिखी गई है। स्टेटमेंट पहली कहती है कि m गुणा n 574 है, मतलब हमको m की वैल्यू चाहिए। और m और n क्या है, m वो संख्या है, जैसे m कोई मेरे पास 21 है तो n क्या हो जाएगा 12, यानी m और n एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई संख्याएं हैं। और स्टेटमेंट 2 कहती है कि m माइनस n मेरा 27 है। मान लीजिए m एक 2 अंकों की संख्या है और n विपरीत क्रम में लिखी गई समान अंकों वाली संख्या है। m का मान ज्ञात कीजिए। m गुणा n कितना है 574, और मेरे पास m माइनस n कितना है 27। प्यारे बच्चों, ये सवाल अगर आप बेसिक से बनाओगे तो वही आपके 5-6 मिनट लगेंगे, लेकिन ट्रिक से आप इसको चुटकियों में उड़ा सकते हैं। देखिए, इसने कहा कि जो m गुणा n है वो कितना है 574। ये मेरी पहली स्टेटमेंट कह रही है।
और मेरी दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो मेरा m और n है, दोनों नंबर के जो बीच का अंतर वो कितना है मेरा 27। देखो ये सवाल अगर आप बेसिक से करोगे तो आपके 5-6 मिनट कहीं नहीं गए, लेकिन ट्रिक से मैंने आपको कैसे बताया था, आप 574 के फैक्टर कर दीजिए। पहले 2 से काटते हैं उसको, 2 गुना 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। अब 7 से काटते हैं, 7 चौक 28 और 7 ही कम 7। तो मैं कह सकता हूँ कि 41 इंटू 14 मेरे पास किसके फैक्टर हैं 574 के, 41 इंटू 14। इसने कहा कि m माइनस एन 27 है, यानी m बड़ा है m बड़ा है n से, यानी m मेरा कितना हो जाएगा 41 और n कितना हो जाएगा मेरा 14। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी m की वैल्यू कितनी है 41। तो मैं पहली स्टेटमेंट का यूज़ करके ये तो बता सकता हूँ कि m इंटू एन 574, यानी एक तो 41 है एक 14 है, पर ये नहीं बता सकता कि कौन सा 41 है कौन सा 14 है, क्योंकि ये यहाँ पर m, क्योंकि 41 गुना 14 भी 574 और 14 गुना 41 भी 574। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि m माइनस एन कितना है 27, यानी m बड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई m 41 होगा और n क्या होगा 14, क्योंकि इसमें बड़ा 41 है और इन दोनों का अंतर कितना है 27। यानी कि मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी अपना आंसर निकालने के लिए। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। नेक्स्ट, द डिजिट 1 to 9 are arranged in 3 rows in such a way that each row contain 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row, and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row. Repetition of digits is not allowed if only 3 of the 4 digits 2, 3, 7 and 9 are, are allowed to use in the first row. How many such combinations are possible to be arranged in 3 rows? सवाल पढ़ने में 2 मिनट लग गए और गला सूख गया अलग से। एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी वाले बच्चे बुरा मान जाते हैं। एक अंक अंक 1 से 9 को 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं और दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली संख्या में बनी संख्या की दुगुनी है और तीसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 3 गुना है। अंकों को पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यदि पहली पंक्ति में 4 अंक 2, 3, 7 और 9 में से केवल 3 अंक का उपयोग करने की अनुमति है तो 3 पंक्तियों में ऐसे कितने संयोजनों को व्यवस्थित करना संभव है? देखो इसने कहा है कि जो पहले, मान लो आपको 1, 2, 3 लिखना है तो आपको सेकंड रो में इसका डबल लिखना है, यानी 2, 4, 6 और तीसरे में लिखना है ट्रिपल, यानी 3, 6, 9। और मुझे जो नंबर्स यूज करने हैं वो करने हैं 2, 3, 7 और 9। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ, तो मैं ऐसी कितनी रो बना सकता हूँ? तो ट्राई करते हैं। जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा उसका डबल यहाँ पर लिखा जाएगा और उसका ट्रिपल यहाँ पर लिखा जाएगा। प्यारे बच्चों, मैं नंबर ना तो 7 से स्टार्ट कर सकता ना 9 से स्टार्ट कर सकता। अगर मैंने कोई भी 3 अंकों की संख्या 7 से शुरू कर दी या 9 से शुरू कर दी तो उसका जो ट्रिपल होगा वो मेरी 4 डिजिट की संख्याएं बन जाएगी। यानी मेरी मजबूरी है कि या तो मुझे संख्या 2 से शुरू करनी पड़ेगी और या 3 से। अगर मैं संख्या 2 से शुरू करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 7 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3, अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दिन 4 और 1 5। जैसे मैंने इसको डबल किया तो 2, 7, 3, 5, 4, 6 कोई भी नंबर मेरा रिपीट नहीं हुआ। इसका मुझे 3 गुना करना है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 2 6, 3 दूनी 6 2 8। तो यानी कि पहला जो मेरा मैंने 2 7 3 लिया था वो मेरा सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है, क्योंकि देखिए 2 7 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर मेरा रिपीट नहीं हुआ है। अब मैं दूसरी पॉसिबिलिटी स्टार्ट करता हूँ 3 से। अगर मैं 3 के साथ
2 ले लूँ और 7 ले लूँ। जैसे ही इसको डबल करूँगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 तिया 6, तो 654। अब मेरी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई है। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 तिया 9, 9 8 और 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरी अब भी कोई डिजिट रिपीट नहीं है, यानी 2 कॉम्बिनेशन तो मैं बना सकता हूँ। 2 तो मैंने बना लिए, और चेक करते हैं और बना सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ पर 3 को रखूँ, यहाँ पर 7 रखूँ और यहाँ पर 2 को रखूँ, 3 तो मेरा फिक्स है, 7 और 2 रख सकता हूँ मैं, 9 भी रख सकता हूँ। इसका अगर मैं डबल करूँ तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 4 4 क्या हो गया मेरा रिपीट, और मैं कोई भी नंबर 2 बार नहीं लिख सकता, यानी कि मैं 372 नहीं लिख सकता। अगर मैं 379 लिखूँ तो 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दिया 6 और 1 7, तो मेरा 7 रिपीट हो जाएगा, मैं इसको भी नहीं लिख सकता। यानी 3 वाली कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं 3 के साथ क्या लिख सकता हूँ, 2 7, या मैं 3 के साथ क्या लिख सकता हूँ, 3 2 7 लिख सकता हूँ, या मैं 3 7 9 लिख सकता हूँ, या 3 9 2 लिख सकता हूँ। तो 3 9 2 अगर मैं लिखूँ, 3 9 और 2, तो ये मेरा जो है 400 के पास है, और इसका 3 गुना ही मेरा क्या हो जाएगा, 4 अंक की संख्या। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे 2 ही कंडीशन बना सकता हूँ, और मेरी कोई कंडीशन बनने वाली नहीं है। नेक्स्ट, देयर इज अ न्यूमेरिक लॉक which has 3 digit pin. The pin contains digit 1 to 7. There is no repetition of digits. The digits in the pin from left to right are in decreasing order. Any two digit in the pin differ by at least 2. How many maximum attempts does one need to find out the pin correctly? एक आपके पास कोई ताला है, और ताले में आपके पास क्या है, 3 पिन का लॉक है, और उस 3 पिन के लॉक में आप जो है नंबर भर सकते हैं 1 से लेकर 7 तक। यानी आप 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 5 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं। अब भरने की कंडीशन क्या है वो देखिए, द डिजिट्स इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो संख्याएं घटनी चाहिए, और प्रत्येक में कम से कम 2 का अंतर तो हुई। तो अगर मैं 7 ले लूँ, पहले 7, तो 2 का अंतर 5, यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3। अगर मैं फिर 7 ले लूँ, 5 ले लूँ, तो मैं 2 भी ले सकता हूँ, क्योंकि कम से कम अंतर कितना रहना चाहिए मेरा, 2 का। अगर मैं एक बार 7 और ले लूँ, फिर 5 ले लूँ, तो मैं 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अंतर कम से कम कितना रहना चाहिए मेरा, 2 का। अगर मैं फिर 7 ले लूँ, यहाँ पर 4 ले लूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 2, क्योंकि यहाँ पर भी अंतर कम से कम 2 है, यहाँ भी अंतर कम से कम 2 में। अगर मैं फिर 7 ले लूँ, यहाँ पर 4 ले लूँ, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी अंतर मेरे पास कितना है, 2 का कम से कम, और यहाँ भी मेरे पास अंतर कितना है, कम से कम 2 का। अगर मैं फिर 7 लिख दूँ, तो यहाँ पर मैं 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी कम से कम अंतर कितना है मेरा, 2 का, और यहाँ पर भी मेरे पास कम से कम अंतर कितना है, 2 का। यानी अगर मैं 7 से शुरू करूँ तो टोटल में 6 कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। अगर मैं अब स्टार्ट करूँ किससे, 6 से, तो 6 4 और 2 बना सकता हूँ, 6 4 1 भी बना सकता हूँ, और 6 3 और 1 भी बना सकता हूँ। यहाँ पर भी अंतर कितना है, 2, यहाँ पर अंतर कितना है, 2, फिर 2 है, यहाँ 3 है, 2 तो कम से कम है ही। यहाँ पर भी कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, 3, और यहाँ पर कितना है, 2। तो और कोई कॉम्बिनेशन में इसमें नहीं बना पाऊंगा, तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे मेरे, 3। 6 तीनों ऑप्शन में नहीं है, यानी इससे ज़्यादा ही होगा। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 5 से, तो 5 के साथ 3 होगा और फिर 1 होगा, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन में नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि 5 के साथ अगर मैं यहाँ पर 2 से ज़्यादा अंतर
लूँगा तो 2, 2 के बाद फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0 से भी कम। और मेरे जो नंबर हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक है, 7 तक। तो मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ये है, 3 कॉम्बिनेशन ही है और 6 कॉम्बिनेशन ही है। टोटल मेरे पास कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 10। और प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का लेक्चर 2 था, जिसमें हमने सन 2022 के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। और अगली वीडियो मिलते हैं हम आपसे सन 2021 के सभी बेहतरीन सवालों के साथ। और ध्यान रखना, यूपीएससी ने जो सबसे ज़्यादा बवाल मचाया था वो 2021 में ही मचाया था नंबर सिस्टम से। और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से भर भर के सवाल दिए थे सन 2021 में। धन्यवाद।